हाय गाइस, वेलकम। आज के पांड्या स्टोर के एपिसोड में दिखाया जाता है कि कुछ मोहल्ले के औरतें बातें कर रही होती हैं और कहती हैं, ये सुमन बहन कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही है। दिखाई तो उनकी बहुएं भी नहीं रही हैं। जरूर कोई फिर से नया महाभारत छिड़ा होगा उनके घर में। उसी वक्त सुमन और धरा वहाँ आ जाते हैं और सुमन कहती है, ए बंटी की माँ, बत्ती सी क्या दिखा रही है? महाभारत देखने का इतना शौक है ना, तो यहाँ क्यों आई? अपने घर के छत पे ही देख लेती। हाँ, सुना है इसकी दामाद और बेटी दोनों बंटवारा करना चाहते हैं। इसकी छत पे दोनों ने तंबू गाड़ा है और बैठ गए हैं वहाँ। पूरे मोहल्ले के 40 गाने लगूंगी ना, तो यहाँ कोई अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा, समझी? फिर सुमन और धरा वहाँ से चले जाते हैं। गौतम सब मेहमानों का स्वागत कर रहा होता है। फिर देव भी फंक्शन के लिए माइक तैयार कर रहा होता है। यहाँ रिशिता अनीता से कहती है, आपको कोई आइडिया नहीं है अनीता दी, आप तो इस ड्रेस में बॉम्ब लगोगी, बॉम्ब। अब चलो। तो अनीता पूछती है, कहाँ? तो रिशिता कहती है, मेरे घर। अब इतने टॉप क्लास ड्रेस के साथ बिना टॉप क्लास मेकअप के थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं आपको। देख लेना अनीता दी, आज पूरे सोमनाथ में ना बस आप ही के चर्चे होंगे। वैसे रावी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। फिर अनीता कहती है, टेरेस पे दही हंडी की प्रैक्टिस कर रही है। तो रिशिता कहती है, दही हंडी की प्रैक्टिस इतनी रात को? अगर चोट वोट आ गई तो अनीता कहती है, कुछ नहीं होगा, टेरेस पे जाना तो एक बहाना है, अपने गमों को छुपाना है और दवा लगाना है। वो आजकल बहुत अपसेट रहती है और टेरेस पे चले जाती है। तुम्हें तो पता है कि हमारे टेरेस से तुम्हारा टेरेस दिखाई देता है। बस वहाँ खड़े के देख रही होगी शिवा को पूजा की तैयारी करते हुए। फिर रिशिता कहती है, अरे वाह अनीता दी, आपको तो सब की खबर रहती है। अच्छा चलो, हम रावी को वहीं रहने देते हैं, हम वहाँ चलते हैं। फिर रिशिता अनीता को वहाँ से ले जाती है। अनीता रावी को बताने वाली होती है कि रिशिता उसे रोक देती है और अनीता को ले जाती है। फिर पंडित सुमन से कहते हैं, कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाइए। तो सुमन कहती है, आज श्रृंगार मैं नहीं करूंगी, धरा करेगी। फिर वहाँ खड़ी औरतें कहती है, क्या सुमन बहन, श्री कृष्ण की जन्म की तैयारी, और वो भी धरा के हाथों से? फिर धरा सोचती है, तेरे आने से आज पहली बार तेरी दादी ने तेरी माँ को बाल गोपाल की तैयारी करने की जिम्मेदारी दी है। फिर दूसरी लेडी कहती है, अरे बहन, सब कुछ छूट सकता है लेकिन पोते पोतियों की आस नहीं। सुमन बहन को लगता है कि धरा के हाथों बाल गोपाल का श्रृंगार करने से धरा की गोद भर जाएगी। सही कहा ना सुमन बहन? तो सुमन कहती है, हो 100% सच्ची बात कही पंटी की माँ। क्या पता, हाँ, लाला झूले से उठकर खुद ही धरा के गोद में आ बैठे। आखिर भगवान भी जानता है कि ये मोहल्ले में कौन सा परिवार है जो अच्छा है और प्यार भरा है, और कौन सा परिवार है जो काला दिल वाला है और जला हुआ है। फिर सुमन धरा को श्रृंगार करने के लिए कहती है। वहाँ शिवा और गौम्बी भी आ जाते हैं। तो एक लेडी कहती है, क्या बात है, आज ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, आज तो सुमन बहन के लड़के बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, वरना तो कोई उनकी भाभी को कुछ बोल दे, ये उनकी खटिया ही खड़ी कर दे। फिर शिवा कहता है, तो भाभी कौन क्या बोल रहा था? फिर सब लेडीज चुप हो जाते हैं। तो धरा कहती है, रहने देना शिवा, वैसे भी ये उम्र में तो मोहल्ले की काकी बदलने से रही, जबरदस्ती क्यों इनका गुस्सा उन पर वेस्ट कर रहा है, उनको बोलने दे जो उनको बोलना है। फिर धरा वस्त्र उठाकर भगवान के पास जा रही होती है कि फिसल के गिरने वाली होती है और गौतम आके उसे संभालता है और सब सुमन और देव शिवा सब डर जाते हैं। फिर गौतम धरा से पूछता है, तू ठीक है ना? तो धरा कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर एक लेडी कहती है, हाँ अच्छे से देख ले, ये पतली सी तार से उसे बहुत चोट आ सकती है। तो सुमन उनको डांटती है और मुंह बंद रखने के लिए कहती है। फिर सुमन धरा को डांटती है और ऐसे समय में अपना ध्यान रखने को कहती है। तो एक लेडी सुन लेती है और कहती है, ऐसे समय में धरा को क्या हुआ है? तो सुमन कहती है, इसको क्या होगा, मेरे घर का राशन खा खा के बिल्कुल तंदुरुस्त है। फिर धरा कान्हा जी का श्रृंगार करती है। फिर कृष यहाँ ताला खोलते हुए कह रहा होता है, जल्दी कर कृष, पता नहीं पूरे जेम्स बॉन्ड वाले काम तेरे ही हिस्से में क्यों आते हैं, जल्दी जल्दी हाथ चला। फिर देव अनाउंस करता है कि हर साल की तरह आज भी प्रसाद पंड्या परिवार की तरफ से भंडार में रेडी है, सब प्रसाद ग्रहण करें। फिर प्रफुल्ला फंक्शन में आती है तो सुमन उसका रास्ता रोकती है और कहती है, तू यहाँ क्या कर रही है? कि आगे के सारे सीट है ना, वो VIP के लोगों के लिए है, तू जाके पीछे बैठ। फिर सुमन कहती है, चल जा, आम जनता पीछे। तो प्रफुल्ला कहती है, क्यों सुमन बहन, मैं क्यों जाऊँ? ये आपका जो महा उत्सव है ना, उसमें मेरा भी योगदान है, पूरे 200 रुपए दिए हैं मैंने, मैं भी आगे बैठ सकती हूँ ना? तो सुमन कहती है, इसके मुंह पे 200 रुपए मार और बोल कि इसे पीछे जाके बैठे, कि हरगिज आगे नहीं बैठेगी। फिर प्रफुल्ला कहती है, मुझे अभी समझ में आया कि आप इतनी चिड़चिड़ क्यों कर रही हो। मेरी रावी ने आपके शिवा को छोड़ दिया ना, इसके लिए आप सबके सामने तमाशा करना चाहते हो। तो सुमन हंसती है और कहती है, तेरे रावी ने मेरे शिवा को छोड़ा? अरे तेरे रावी को मेरे हीरे जैसे बेटे की कीमत समझ में ही नहीं आई, उसमें वो हुनर है ही नहीं, रिश्ते निभाने का वो हुनर ही नहीं है। पर क्या करे, परवरिश तो
आखिर तेरी ही है ना, और मेरे बेटे ने तलाक के कागज उसको भेजे, समझी। फिर धरा उठती है और कहती है मामी ये हमारे घर का मामला है, घर पे देख लेंगे, अभी के लिए प्लीज आप शांत हो जाएंगे। तो प्रफुल्ला कहती है अरे भाई मुझको क्यों तू शांत होने के लिए कह रही है, सुमन बहन को बोलना वो शांत होए। फिर धरा सुमन को माँ कहती है तो सुमन कहती है कांगड़ी को बोल पीछे जाए। फिर कांता कहती है प्रफुल्ला अब चुप हो जाओ, तुम्हारी रावी भी ना दूध की धुली नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है, मेरा मुंह मत खुलवाओ। फिर वहाँ खड़ी एक लेडी कहती है वैसे शिवा ने तलाक देकर अपना ही नुकसान किया है। तो सुमन कहती है ए नफा नुकसान वाली, रावी तेरी बहू थी, तू जानती है उसके सारे कारनामे, स्लेट और चौक लाके दो, मैं बनाती हूँ लिस्ट उसके कारनामे की, और फिर शिवा जाके लटकाएगा चौक पे और सबको समझ में आएगा किसका नुकसान हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर कृष यहाँ रावी के सारे कपड़े चोरी कर रहा होता है ताकि वो गौतम के लाए कपड़े पहन ले, और यहाँ रावी प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके फ्रेंड्स को कह रही होती है और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो सब परफेक्ट हो जाएगा। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं अब एनर्जी नहीं बची, तू भी जा तैयार हो जा, कहीं पूजा मिस ना हो जाए, और सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सुमन और प्रफुल्ला का झगड़ा नीचे चल रहा होता है। प्रफुल्ला सुमन से कहती है अरे सुमन बहन अगर आपने ये महा उत्सव रखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी करोगे, ये भोपाल जी पे आपका सिर्फ अकेले का हक नहीं है। फिर शिवा प्रफुल्ला को डांटने के लिए आगे आता है, उसी वक्त रावी बालकनी में आके खड़ी हो जाती है और रावी ऊपर खड़े बोलती है लो ये भूतनाथ फिर से लड़ने निकल गया, लेकिन मैं डरती थोड़ी ना हूँ उससे, अगर ये एक देगा तो मैं उसे एक के बदले 10 दूंगी उसको। फिर धरा वहाँ रावी के पास आ जाती है और कहती है वाह रावी, पहले ही तुम दोनों ने लड़ लड़ के पूरे सोमनाथ को सुनाया, अब क्या त्योहार के दिन भी लड़ाई झगड़ा करवा के हमारी और भी बेइज्जती करवाओगी। तो रावी कहती है क्यों, जब मेरे तलाक होने का तमाशा आप पूरे मोहल्ले के सामने नाच गा के मनाया था तब ठीक था, गुस्सा करने का हक सिर्फ आप लोगों को है। तो गौतम वहाँ आता है और कहता है नहीं मेरी रावी ऐसा कुछ नहीं करेगी कि उसके पंड्या परिवार में दाग लगे, क्योंकि रावी समझदार और सुलझी हुई लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो लहंगा पहन के आएगी और अपने परिवार के साथ बाल गोपाल को झूला झुलाएगी। तो रावी कहती है बिल्कुल नहीं गोम्बी, आप मुझे समझा रहे हो, जाके अपने उस लाडले को समझाओ ना, सारी गलती आपकी है, बचपन से ना आप ही उसे सर पे चढ़ा के रखा है, अगर 2-4 कान के नीचे जड़ दिए होते ना उसके नट बोल्ट ढीले नहीं हुए होते, और आप धरा दी करके जब रावी पलटती है तो वहाँ धरा और गोम्बी नहीं होते, ये सब उसका इमेजिनेशन होता है। लो अपनी ही इमेजिनेशन में जाके कंफ्यूज हो गई, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, वो लहंगा पहनूं या ना पहनूं। कान्हा जी मैं जानती हूँ कि आप अपने बर्थडे के प्रिपरेशंस में बहुत बिजी होंगे, बट प्लीज थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी हेल्प कर दो ना, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर यहाँ शिवा प्रफुल्ला से कहता है क्या बहुत टाइम से गले कान पूरा फाड़ रही है, क्या चाहती है 1-2 तार निकाल के तेरे हाथ में दे दूं। फिर सुमन अपनी लकड़ी शिवा को देती है तो शिवा लकड़ी उठा के प्रफुल्ला को मारने जाता है तो प्रफुल्ला चीखती है और कहती है ए शिवा दूर रहे मुझसे दूर रहे। तो सुमन कहती है ए शिवा बंद कर देना इसका कान पूरा, कब से जोर जोर से बेसुरा बज रहा है, सबको बोल रही है कि रावी ने तुझे छोड़ा। तो शिवा कहता है हाँ रावी ने मुझे छोड़ा। तो प्रफुल्ला कहती है तो क्या तो फिर बताना भाई सबको कि तुझको क्यों छोड़ के गई थी, बता इधर लोग जो खड़े हैं बताना उनको क्यों छोड़ के गई थी, तुझ जैसे गवार के साथ कोई पढ़ी लिखी लड़की रहेगी तो उसका दम ही घुटेगा ना भाई। फिर रावी यहाँ सोच रही होती है ये मासी और शिवा के बीच में क्या बातें हो रही है, इतनी दूर है ना कि सुनाई नहीं दे रहा है। फिर सुमन कहती है तेरी बेटी ऊपर से लटक रही थी, खुदकुशी कर रही थी, तो तेरी बेटी की जान मेरे शिवा ने बचाई, वो तो तेरी बेटी ऐसी है कि मेरे बेटे के गुण नहीं दिखाई देते उसे। तो प्रफुल्ला कहती है सो कह दो गुण, अरे भाई ये कौन से गुण हैं आपके शिवा में, अरे जो आदमी लड़कियों की इज्जत नहीं करता ना उनको तो आवारा रहने का जिंदगी भर श्राप मिलना चाहिए। मैं तो अपने भोगे लाल जी को धन्य करती हूँ कि उसने तुम्हारा तलाक कर दिया, इस राक्षस से छुटकारा तो मिला मेरी लड़की को। फिर धरा कहती है मम्मी प्लीज ये सब तमाशा बंद कर दीजिए। तो प्रफुल्ला कहती है हाँ आप लोग मुझको ही अब चुप कराओगे ना, अब तलाक की बात हो गई है तो सबको इधर ऐसे लगेगा ना कि मेरी रावी पे खोट है, अरे उंगलियां तो मेरी बेटी के ऊपर उठ रही है ना, तो क्यों मैं सब लोगों को सच्चाई नहीं बताऊं, अपनी बेटी का मुंह छुपा के मैं उसको अपने घर पे बिठाऊंगी, नहीं। फिर धरा देव के पास जाती है और कहती है जल्दी से जाके पूजा का अनाउंसमेंट कर, कहीं ये जन्माष्टमी का उत्सव महाभारत में ना बदल जाए। तो देव भी जी भाभी करके जाता है। फिर प्रफुल्ला यहाँ कहती है मैं सबके सामने आज कहती हूँ देख लेना, मैं अपनी रावी के लिए एक जेंटलमैन लड़का ढूंढ के ले आऊंगी। फिर शिवा हाथ उठाकर कुछ कहने वाला होता है कि देव अनाउंसमेंट कर देता है और शिवा हाथ नीचे कर देता है और कहता है तुझे एक
जेंटलमैन ढूंढना है ना, तेरी मदद मैं करता हूँ। फिर माइक दे करके शिवा देव से माइक लेता है और शिवा माइक पे कहता है, जय श्री कृष्ण सभी को। काफी टाइम से देख रहा हूँ यहाँ कुछ भक्तजन हैं जिन्हें कान्हा जी के जन्म उत्सव से ज्यादा ना मेरे और रावी के रिश्ते की पड़ी है। आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, रावी जी को मैंने तलाक दिया है क्योंकि मैं रावी जी के लायक नहीं था। तो आप में से अगर किसी को लगता है कि रावी जी के वापस शादी हो जानी चाहिए तो मामी जी का नंबर दे रहा हूँ, संपर्क कर लेना। मैंने सोचा त्योहार का दिन है, किसी का तो भला कर दूं। फिर रावी ऊपर खड़े सोचती है, फिर से सबके सामने तमाशा कर रहा है। सबके सामने ऐसे मासी का नंबर कैसे दे सकता है ये शिवा। फिर शिवा कहता है, क्या बोलती है मामी, आज त्योहार का दिन है, सोचा किसी का भला कर दूं मैं, तो तेरा भला करता हूँ। फिर शिवा कुछ कहने ही वाला होता है कि गौतम वहाँ जाता है और माइक शिवा से छीन लेता है। फिर गौतम शिवा को वहाँ से ले जाता है। फिर गौतम शिवा से कहता है, क्या कर रहा था तू स्टेज पे, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख। इस गुस्से की वजह से रावी तुझे छोड़ के गई है और इसी गुस्से की वजह से तू क्या क्या खोएगा उस बारे में सोच। फिर सब वहाँ बैठ जाते हैं और प्रफुल्ला भी पीछे जाके बैठ जाती है और कहती है, ए मेरा भोगी लाल, तलाक की जगह अगर विधवा ही बना देते ना मेरी रावी को तो इस छछूंदर से छुटकारा मिलता। फिर प्रफुल्ला को एक कॉल आता है तो प्रफुल्ला कहती है, अरे भाई फोन नंबर दिया नहीं कि फोन आने शुरू, और फोन काट देती है। यहाँ रावी कहती है, आई कांट बिलीव इट शिवा कि तू इतना गिर जाएगा। तुझे क्या लगा कि तू ये हरकत करेगा तो मैं चुपचाप घर में बैठ जाऊंगी आंसू बहाते हुए, चाहे जो हो जाए मैं इस पूजा में जरूर आऊंगी, क्योंकि तू अगर तमाशेबाज है ना तो पिछले 10 सालों में तुझसे लड़ के ना मैं तुझसे ज्यादा बड़ी तमाशेबाज बन गई हूँ। मैं जरूर आऊंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। फिर कृष रावी के सारे कपड़े विंडो में से बाहर फेंकता है और रूम से निकलते हुए कहता है, अब रावी भाभी को गोम्बी का दिया हुआ लहंगा पहनना ही पड़ेगा। और जब रूम का दरवाजा खोलता है तो रावी वहाँ खड़ी हुई होती है और कृष चौंक जाता है। प्लीज कमेंट कीजिएगा गाइस, क्या करेगी रावी। थैंक यू गाइस।